अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पॉइंट एस्टिमेशन वाला टॉपिक चल रहा था और पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर पढ़ रहे थे। और क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर में हमने अनबायसनेस को पढ़ा और कंसिस्टेंसी को पढ़ा। एक ऐसा एस्टिमेटर जिसमें ये चार खूबियाँ हों, चार प्रॉपर्टीज़ हों, उसको हम कहते हैं गुड एस्टिमेटर। तो स्टूडेंट अनबायसनेस में हमने ये चेक किया कि अगर तो किसी एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके पैरामीटर के बराबर आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो अनबायस्ड है, और अगर बराबर नहीं है तो फिर वो बायस्ड एस्टिमेटर है। ये तो हमने इसको डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल लेके हमने उसको देखा, चेक किया कि वो अनबायस्ड है नहीं। जिस तरह सैम्पल मीन को हमने किया, प्रोपोर्शन को किया, फिर हमने एस स्केयर को चेक किया। एस स्केयर सैम्पल वेरियंस होता है जो आपके पास दो टाइप का है, जिसमें एन से भी डिवाइड करते हैं और एन माइनस वन से भी डिवाइड करते हैं। और जिसमें एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं उनको अनबायस्ड वेरियंस भी कहते हैं और वो अनबायस्ड भी होता है। और जिसको एन पे डिवाइड करते हैं वो बायस्ड होता है और उसको बायस्ड वेरियंस कहते हैं। और यहाँ पे उसका हमने प्रूव भी किया है कि वो बायस्ड होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारा आ गया कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं कि पहले तो एस्टिमेटर को चेक करते हैं कि वो अनबायस्ड है, और उसके बाद क्या करते हैं कि जब एन को लॉज करें तो वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर बिकम जीरो। इसके लिए भी जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हम पहले उसकी अनबायसनेस चेक करेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर था हमारा, तो हमने साबित करना है कि एक्स बार इज अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ यू। अगर यहाँ पे अनबायस्ड ना भी कहे तो क्या एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ यू। स्टूडेंट हमें पहले अनबायस साबित करना पड़ता है, उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी उसकी चेक करनी पड़ती है। तो ये हमने लास्ट टाइम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके ये वाला पोर्शन जो अनबायसनेस में मुकम्मल हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स बार में पता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होता है, तो जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन अप्रोचेस टू जीरो। तो ये फिर वो प्रॉपर्टी फुलफिल करता है कंसिस्टेंसी की। हम कह सकते हैं एक्स बार इज अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ यू। इस स्टूडेंट हमने प्रोपोर्शन के लिए चेक किया कि पी हैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और फिर मैंने एक ये जनरल एग्जांपल लेके इसके लिए चेक किया कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं। और कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या कहते हैं, अनबायसनेस और उसके बाद वेरिएंस और उसकी प्रॉपर्टी चेक। तो थर्ड वन स्टूडेंट हमारे पास है एफिशिएंसी। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एफिशिएंसी। तो इसको मेरे ख्याल है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब ठीक। तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है? An unbiased estimator is defined to be efficient estimator if the variance of its sampling distribution is smaller than that of the variance of the sampling distribution of any other unbiased estimator of same parameter। यानी कि दो अनबायस्ड एस्टिमेटर में से जिसका वेरिएंस कम होगा वो एफिशिएंट होगा। इसका ये मीनिंग बनता है कि दो एस्टिमेटर ऑफ सेम पैरामीटर, उनमें से जो जिसका वेरिएंस कम होगा वो एफिशिएंट होगा। कंडीशन क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर। कंसिस्टेंसी में आपने चेक किया है अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर होना चाहिए। तो लेट T1 and T2 be two unbiased estimator of same parameter theta, then T1 will be more efficient than T2 a variance of T1 less than variance of T2। यानी कि दोनों में से जिसका वेरिएंस कम होगा वो एफिशिएंट होगा।
The relative efficiency of T1 is compared to T2 is given by the ratio EF, variance of T2 over variance of T1. अब स्टूडेंट अगर ये रेशियो 1 से ग्रेटर हो तो क्या होगा, यही फॉर्म बनेगी, वेरियंस ऑफ T1 लेस देन वेरियंस ऑफ T2. इसका मतलब है T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2. अच्छा, अगर रेशियो लेस देन 1 हो फिर क्या होगा, फिर T2 जो है ना वो उसका वेरियंस T2 T1 से कम होगा. अगर ये रेशियो लेस देन 1 हो फिर क्या होगा, वेरियंस ऑफ T2 लेस देन वेरियंस ऑफ T1. तो स्टूडेंट ये था एफिशिएंसी के लिए. तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए पहले आपने अनबायसनेस चेक करनी है, फिर उसके बाद उसके आपने वेरियंस निकालने हैं और उन चेक करना है जिसका वेरियंस कम होगा वो मोर एफिशिएंट होगा. इसके साथ एक दो और टर्में यूज होती हैं बिलो. बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये नीला नहीं है, बिलो है. An estimator theta hat that is linear, unbiased, and has a minimum variance among all the linear unbiased estimator of parameter theta is called best linear unbiased estimator. B. Best L linear U unbiased or estimator. ये बनता है. तो is called best linear unbiased. देखिए आपके पास काफ़ी सारे एस्टिमेटर हैं पैरामीटर के, उनमें से वो एस्टिमेटर जिसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो लीनियर भी हो, अनबायस्ड भी हो और उसका बाकी से वेरिएंस भी कम हो, जितने एस्टिमेटर दिए हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर यानी कि बिलो. अच्छा स्टूडेंट, ये तो हो गया अनबायस्डनेस के लिए. अब अगर आपके पास कोई ये सूरत हाल बनती है कि अगर एस्टिमेटर बायस्ड होता है तो फिर आप क्या करें. उसका भी तरीका है एफिशिएंसी चेक करने का. Efficiency of bias estimator theta hat is compared on the basis of mean square error MSE. तो अगर आपके पास एस्टिमेटर बायस आ जाता है तो उसको हम उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए मीन स्क्वायर एरर यूज करते हैं. और मीन स्क्वायर एरर को डिफाइंड किस तरह करते हैं, which is defined as the expected value of the scale differences between the estimator and the true value of parameter. यानी कि expected value of scale difference between estimator and parameter, इसके दरमियान इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड पैरामीटर. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इसका स्क्वायर. स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट प्लस माइनस करते हैं. ये मैंने यानी कि प्लस और माइनस निशान भी लगा दिया, ये मैंने माइनस किया, ये प्लस किया अपनी तरफ से. जब प्लस माइनस करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट देखें, ये जो एक पोर्शन है जिसको ये ब्राउन लाइन से किया हुआ है, इसको समझिए जिस तरह ए है और इसको समझिए बी है. ये क्या बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर. क्या बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर. तो ए प्लस बी का स्क्वायर को किस तरह खोलते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी. तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम उनका क्रॉस प्रोडक्ट. और साथ ये ई भी आ रहा है, ई भी आपने अप्लाई कर देना है. तो स्टूडेंट ये आपके पास फैक्टर वैसे आ गया, ये वाला फैक्टर भी वैसे आ गया. ये जो एक्सपेक्टेड में आ रहा है ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है. एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा एट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा हैट इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा एट माइनस थीटा इक्वल टू 0. अब ये 0 क्यों आता है, इसकी ब्रैकेट खोलें, ये एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा एट ये आ गया माइनस
एक्सपेक्टेशन पे दोबारा एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है। जैसा मीन की एक्सपेक्टेशन मीन ही होती है, तो इसलिए इस पे दोबारा एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो ये दोनों सेम आ गए और ये ज़ीरो हो गया, और ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दोबारा सुन लें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब आपने इधर अप्लाई की है तो वैसे लिख लिया। एक्सपेक्टेड के ऊपर दोबारा जब एक्सपेक्टेड अप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा है। यानी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होती है, या मीन जो है मीन की एक्सपेक्टेशन मीन ही होती है। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन बच गया। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, इसको कहते हैं वेरिएंस ऑफ थीटा हैट, इसको कहते हैं वेरिएंस ऑफ थीटा हैट। और जो सेकंड वाला आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं बायस, और ऊपर स्केयर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बायस का स्केयर आ जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट। तो अब देखें, अगर ये जीरो हो जाए, बायस जीरो हो जाए ये वाला, फिर वेरिएंस और मीन स्केयर एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। तो इसलिए जो मीन स्केयर एरर है वो किसके बराबर होता है, वेरिएंस प्लस बायस। बायस वो जो हम चेक कर रहे थे एस्टिमेटर में, बायसनेस वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। तो ये वेरिएंस और ये बायस, ऊपर उसका स्केयर आ रहा है। तो ये हो गया, अगर आपका एस्टिमेटर बायस्ड है तो आप मीन स्केयर एरर के लिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि x1, x2, x3, x4 random sample of size 4 taken from a population with mean u and various sigma square. Statistician wishes to estimate the mean by using either of the following two estimator, दो estimator हैं T1 और T2। इसमें T1 जो है ना सिंपल मीन है और T2 जो है वो वेटेड मीन है। तो दोनों को चेक करने हैं कि दोनों में से कौन सा जो है वो एफिशिएंट है। तो क्या तरीका है, पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू इनकी लेनी है, अनबायसनेस चेक करनी है। तो ये स्टूडेंट पहले ही हमने पार्ट किया हुआ है एक्सपेक्टेड वाला, और फिर आपने T2 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, वो चेक करना है, वो भी अनबायस आपके पास आ गया, और ये हमने अनबायस वाले पोर्शन में भी किया हुआ था। अब आ गया नेक्स्ट इसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ T1, तो x1, x2, x3, x4 का वेरिएंस, और ये नीचे जो 4 आ रही है स्केयर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएंस में जो वेरिएंस लेते हो जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ, वो स्केयर होकर बाहर आ जाता है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड कर रहा है। तो ये 16 और वेरिएंस ऑफ x1, x2, x3, और ये मैंने अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी में बताया था कि वेरिएंस ऑफ x1, x2, x3, x4 इंडिविजुअल वेरिएंस तो आ रहे हैं, इनके कोवेरिएंसेस जीरो होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो उनका कोवेरिएंस क्या होता है, जीरो होता है। तो इनके वेरिएंस सेम है, सिग्मा स्केयर, तो ये 4 सिग्मा स्केयर ओवर 16, तो सिग्मा स्केयर ओवर 4 आ जाएगा। इस तरह T2 का आप सेम इसी तरह निकालें वेरिएंस, और जो कांस्टेंट है वो स्केयर होके बाहर आ जाएंगे, तो ये स्टूडेंट 15 सिग्मा स्केयर ओवर 49 आ रहे हैं। अब हमने दोनों के वेरिएंस मालूम कर लिए, उसके बाद उनकी रिलेटिव एफिशिएंसी चेक करनी है, और वेरिएंस ऑफ T2 ओवर वेरिएंस ऑफ T1 जब रेशियो लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा स्केयर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दोनों में सिग्मा स्केयर आ रहे हैं। अब सिग्मा स्केयर कैंसिल हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या निकली है, 60 ओवर 49, और 60 ओवर 49 जो है ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ T2 ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ T1। ये इसको उल्टा पढ़ना है, तो वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। इसका मतलब ये है कि T1 का वेरिएंस T2 से लेस है, लिहाजा T1 इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन T2। अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वहाँ पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये स्टूडेंट, इसमें ये दो हमारे पास एस्टिमेटर हैं T1
ये वाला x1 + 2 x2 + x3/3, और एक हमारे पास है ये स्टूडेंट यहाँ पे -2 नहीं है, तो T1 जो कि ये T2 पहले मैं करने लगा हूँ। T2 x बार है ना, स्टूडेंट T1 भी जरा देख लें तो शायद स्टूडेंट ये इसमें थोड़ी सी चेंज करने वाली है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं और यहाँ पे 4 आ रहे हैं। ठीक हो गया कि पहले T2 है, T2 x बार के बराबर है, x बार आपके पास x1 + x2 + x3/3 का 3 वैल्यूज है ना, तो तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम करते ये मीन होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लें, और एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने के बाद आपके पास ये म्यू के बराबर ही आता है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ इस तरह का। तो T2 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। पहले हमने T2 को मैंने सॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले T2 को करें या T1 को करें, ये कोई बात नहीं। तो अब T1 को जो है ना वो मैं अगले पेज पे करता हूँ। तो T1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू ली, ये भी आपके पता है पहले हमने किया हुआ अनबायस्ड आ रहा है, ये अब काम हुई है जो हम रिपीट कर रहे हैं, इसको इतना आपने मुश्किल नहीं लेना, अनबायसनेस में हमने ये काम किया होगा। तो वेरियंस निकालना है, वेरियंस वाला काम भी हम कंसिस्टेंसी में वेरियंस हमें निकालना आता था, यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। तो T2 का वेरियंस निकालें, फिर स्टूडेंट T1 का वेरियंस निकालें, तो ये आपके पास T2 का वेरियंस σ²/3 आ रहा है, और T1 का वेरियंस आ रहा है 16 σ²/16। तो रिलेटिव एफिशिएंसी T1 की मालूम करनी है, जिसकी रिलेटिव एफिशिएंसी मालूम करनी है उसको हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। तो वेरियंस ऑफ T2 और वेरियंस ऑफ T1 रेशो 16/18, और ये 90% आ रहा है, सॉरी 89% आ रहा है। इट मीन द एफिशिएंसी ऑफ T1 relative to T2 is 89%। ठीक हो गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपके पास कंसिस्टेंसी है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज फिलहाल इतने काफ़ी है, कल लास्ट इसका जो टॉपिक है सफिशेंसी, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारा एफिशिएंसी का टॉपिक मुकम्मल हुआ है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 जो है ना 89% है। तो नेक्स्ट सफिशेंसी, अब ये सफिशेंसी जो है वो थोड़ा सा से हटके है कि हमने अनबायसनेस में भी अनबायस को चेक किया, कंसिस्टेंसी में हमने अनबायसनेस को चेक किया, एफिशिएंसी में भी हमने पहले अनबायसनेस को चेक किया, यानी अनबायसनेस जो है वो तीनों में यूज हो रहा है, लेकिन सफिशेंसी जो है ना वो इससे हट के थोड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह उसको हम कल तफसील से डिस्कस करेंगे, फिर ये आपकी जो गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।